Good morning all the students. Once again Oxford Union English welcomes you all the students. Dear students, before just going ahead I would like to share one share. ये फैज़ मसलहत है यूं ही होता है ज़माने में, ये फैज़ मसलहत है यूं ही होता है ज़माने में, यहाँ रहज़न को अमीर कारवां कहना ही पड़ता है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट पर। जैसा कि आप सारे बच्चे अवगत हो गए हैं, वाकिफ़ हो गए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर मैं डिटेल से बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और ये एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूँ कि सारे बच्चे बहुत ही सावधानीपूर्वक सारे वीडियोस को देख लिए होंगे और अपना नोट्स बना लिए होंगे। और नोट्स बना लिए होंगे तो आप सारे बच्चों को मैं कहता हूँ कि बार बार उसको रिवीजन करना, बिकॉज ओनली रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट और प्रोवाइड्स यू परफेक्शन। दैट इज़ वाई डियर स्टूडेंट, आप हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट काम पर। और आज बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट चीज़ मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट पर। क्या होता है मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे और कायदे से बात को समझेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि जब वाक्य के अंदर में सबसे पहले तो ये बता दूं कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट होता क्या है। आज का टॉपिक क्या है? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। ये सारे ऊपर वाला हो चुका है। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपली अभी याद रखेंगे। जब हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब बताएंगे आगे चल के वर्ब चैप्टर में, तो वहाँ डिटेल से बताऊंगा इस चीज़ को। लेकिन अभी अब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से भी ध्यान में बात को रखना कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको शॉर्ट कोड में एमओ बोलते हैं। दैट इज मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उससे पहले टू लग जाता है, तो वो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू फाइट, टू स्पीक, ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। अब इसको सिंपल अब आप सबसे पहले मॉडिफाइड के बारे में आप सिंपली समझिए। हिंदी में मैं बता रहा हूँ, आप समझना। देखो बच्चों, ये दो वाक्य दिए हुए हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। ये दोनों वाक्य में आप लोगों को कुछ डिफरेंस लग रहा है तो आप बिल्कुल जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, दिमाग लगाएं कि ये दोनों वाक्य में क्या फ़र्क दिख रहा है आप लोगों को। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। बताओ, कुछ फ़र्क लग रहा है आप लोगों को? अगर नहीं लग रहा है तो ध्यान से समझें इस बात को और फिर कभी नहीं भूलना इन चीज़ को। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं सब्जेक्ट है और बोलता हूँ वर्ब है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। तो देखो कि इस वाक्य में वर्ब एक बार आया है, वन टाइम, तो एक ही वर्ब है। लेकिन इस वाक्य को देखें कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो इसमें दो वर्ब आ गया है, एक बोलना और एक चाहना। बोलना भी वर्ब है, चाहना भी वर्ब है। चाहना से चाहता बना हो। तो याद रखना बच्चे, जब वाक्य के अंदर में दो वर्ब आ जाए, वाक्य के अंदर में दो वर्ब आ जाए जैसे बोलना और चाहना, तो ऐसी स्थिति में एक वर्ब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाता है और एक वर्ब कहलाता है। तो इस वाक्य को पहले देखें, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। चाहता हूँ ये वर्ब है और बोलना भी वर्ब है। लेकिन बच्चा याद रखना, यहाँ मैं नोट लिखा हूँ, इस बात को ध्यान से देखना कि वाक्य में दो वर्ब रहे एवं जिस वर्ब का अंत में वाक्य में प्रयोग के बाद ना, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में लगा रहने पर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाता है। आप सिंपल समझो इस ज़बान को कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं सब्जेक्ट, बोलता हूँ वर्ब और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो इसमें दो वर्ब आ गया, एक तो चाहना और बोलना। तो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट और चाहता हूँ वर्ब और बोलना ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो फिर हम कैसे जानेंगे ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है? तो याद रखना बच्चों कि जब वाक्य में दो वर्ब आ जाए, यानी टू वर्ब्स जब वाक्य में आ जाए, तो इस स्थिति में एक वर्ब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाता है और एक वर्ब जो है वो वर्ब कहलाता है, जैसे एज यूजुअल होता है। तो किस वाले को हम कहेंगे मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट? तो याद रखना कि दो वर्ब जब आ जाए वाक्य में
और वाक्य में क्योंकि जब वर्ब वाक्य में इस्तेमाल होता है तो अपनी शक्ल को बदलता है, और वर्ब के शक्ल बदलना यही तो टेंस कहलाता है। लेकिन याद रखना तुम यहाँ सिंपली सारे बच्चों कि वाक्य में जब दो वर्ब आ जाए और जिस वर्ब में इस वाक्य में इस्तेमाल होने के बाद भी वो वर्ब के आखिर में ना रह ही जाए, तो क्या क्या रहे कि दो वर्ब आए और जिस वर्ब के आखिर में ना, यानी सेंटेंस में इस्तेमाल होने के बाद उसके आखिर में ना या के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में लगा हुआ रहे, तो उस वर्ब को मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसीलिए मैंने नोट में लिखा है वाक्य में जब दो वर्ब्स रहे और जिस वर्ब का अंत में और वाक्य में प्रयोग के बाद भी, जिस वर्ब के अंत में वाक्य के प्रयोग के बाद भी उसके आखिर में ना लगा हुआ रही जाए, या के लिए लगा हुआ रहे, या के वास्ते लगा हुआ रहे, या के हेतु लगा हुआ रहे, या के सिलसिले में, तो ये पांचों ना रहे, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में लगा रहने पर, यानी उस वर्ब में लगा रहने पर, तो वो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि ये दो वर्ब है, बोलना और चाहना, लेकिन वाक्य में इस्तेमाल होने के बाद भी जिस वर्ब के आखिर में ना रह जाता है, तो सिर्फ ना नहीं बल्कि ना रहेगा के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में, तो उस वर्ब को वर्ब नहीं बोल करके हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। अब इसको समझना बच्चे गौर से कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अगर इसको सिंपली, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, अगर इसको स्ट्रक्चर इसका लिखा है तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट, तो ये फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट का। इस हिसाब से अगर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो मैं, ये आई है, ये बच्चा ख़त्म, और उसके बाद वर्ब या फॉर्मूला क्या है, वर्ब बोलता हूँ, बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक, तो आई स्पीक, ये बच्चा ख़त्म। अब बच्चा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी है तो इंग्लिश, तो आई स्पीक इंग्लिश, ये हुआ। लेकिन इस वाक्य को देखें कि जब वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर उसका स्ट्रक्चर बदलता है। कैसे स्ट्रक्चर बदलता है, अभी तक था यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, तो यहाँ पर भी वर्ब 1 वर्ब 5, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर जिस वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो तो उस मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और उसके बाद तब फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद तब फिर रेस्ट, अगर वाक्य में रेस्ट हो। तो जैसे इस वाक्य में यहाँ पर आई स्पीक इंग्लिश, मैं बोलता हूँ अंग्रेजी, तो ये बच्चा यहाँ पर ख़त्म, लेकिन उसके बाद इसमें रेस्ट नहीं है, इसीलिए रेस्ट यहाँ पर रेस्ट है फॉर्मूला में, लेकिन चूंकि वाक्य में रेस्ट नहीं है तो फुल स्टॉप देके अंत कर दिए। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि रेस्ट के बाद क्या होगा, फुल स्टॉप। तो इस लिहाज से अगर इस वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो इसके लिए आई अंग्रेजी आएगा। उसके बाद वर्ब 1 या यानी वर्ब 2, तो वर्ब कौन है, चाहना, और चाहना का अंग्रेजी होता है क्या जी, वांट, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें V1 का प्रयोग होता है, वर्ब 5 का नहीं। तो ये तो वर्ब ख़त्म हो गया, यानी ये ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है, अब कोई बच्चा ऑब्जेक्ट दे दे तो वो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि सबसे पहले मॉडिफाइड होगा। तो मॉडिफाइड कौन है यहाँ पर, बोलना, और हमने अभी इससे पहले बताया था कि मॉडिफाइड का मतलब होता है जो वर्ब है, जैसे बोलना, तो उससे पहले टू का इस्तेमाल, यानी किसी वर्ब का बेस फॉर्म से पहले अगर टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वर्ब के बाद क्या है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है, बोलना, बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, और स्पीक से पहले क्या लगेगा, टू लगेगा, तो इसीलिए क्या होगा, टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक, तो ये बच्चा ख़त्म। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, दो, ऑब्जेक्ट कौन है जी, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं, तो इस लिहाज से ये भी ख़त्म हो गया। तो अब कुछ वाक्य में बचा ही नहीं, रेस्ट तो है ही नहीं कि रेस्ट को रखेंगे, लेकिन चूंकि रेस्ट नहीं है तो अब उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप ये दे दिए, तो ये वाक्य मेरा दुरुस्त हो गया और यहाँ पर ये वाक्य दुरुस्त हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट, अक्सर लोग गलती करते हैं, आप बच्चे गलती नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे कर दें कि सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद जाकर के वर्ब देंगे आई वांट, और यहाँ पर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे देंगे, यानी आई वांट इंग्लिश, आई वांट इंग्लिश, और बोलना का अंग्रेजी लिख देंगे हम कि टू स्पीक, तो ये बच्चा कंप्लीटली ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। एक ये भी रॉन्ग होगा। उसके बाद अगर ऐसा दे दें कि आई वांट, ठीक है,
तो सब्जेक्ट दिए, वर्ब दिए, उसके बाद मॉडिफाइड, यानी देखेंगे मॉडिफाइड कौन है, बोलना। तो बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक। अगर दे देंगे हम आई वांट स्पीक, आई वांट स्पीक, और उसके ये खत्म, तो उसके बाद बचा इंग्लिश, तो आई वांट स्पीक इंग्लिश दे देंगे। यानी कहने का गर्ज ये हुआ कि ये मॉडिफाइड के पहले हमने टू नहीं दिया है, तो ये मिस्टेक नहीं डियर स्टूडेंट, ये ब्लंडर हो जाएगा। तो ये भी ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत सेंटेंस है। तो पता ये चला बच्चे कि सेंटेंस आपको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को कायदे से समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉडिफाइड को नहीं समझते हैं तो पता ये चला कि इस तरह की गलतियां आप कर बैठेंगे। तो पता चला कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो इसीलिए मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को समझना लाजमी है। जब मॉडिफाइड आप समझेंगे तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, इस बात को याद रखना कि मॉडिफाइड आखिर कहेंगे किसको। तो जब वाक्य में एक वर्ब आएगा तो फिर मॉडिफाइड वाली वहाँ बात ही नहीं होगी। इसको गौर से समझना और ध्यान में रखना कि जब वाक्य में एक वर्ब आएगा तो वहाँ पर मॉडिफाइड वाली कोई बात ही नहीं होगी। वाक्य में जब दो वर्ब आ जाएगा और दो वर्ब में से जिस वर्ब के आखिर में ना या के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में जिस वर्ब में लगा हुआ रहेगा वो वर्ब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो जनरल वर्ब है तो वर्ब कहलाएगा। तो इसको बच्चे, इसको समझ गए तुम लोग सारे बच्चे। तो अब देखो, इससे हम कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स से बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले बच्चे थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो एट द टाइम ऑफ टीचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट इज वाई कि वट एवर आई एम स्पीकिंग दैट मस्ट बी इंटेलिजिबल टू ऑल ऑफ यू, otherwise only I shall be speaking and you will be getting nothing at all. That means what, you will not get benefit at all. That is why I try my best, and I hope and I expect that whatever I am speaking that must be understood by you student also. Only then you will take enjoy, otherwise only I will be taking enjoy and you will be taking nothing at all. I don't think so. That is why I think whatever I am speaking, you must understand this, all the sentences spoken by me here through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. एक बात। दूसरी बात बच्चे कि अक्सर जो हम बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैं जो वर्ड्स को इस्तेमाल करता हूं तो वो साइट में मैं वर्ड्स लिखते जाऊंगा। आप सारे बच्चे नोट्स बनाते जाना, रिवीजन करते जाना, सारे वर्ड्स को फिर इस्तेमाल करना आप अपने में। तो जैसे स्कोल्ड और रेब्यूक और रेप्रीमेंड, इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। एक्सप्लेन और एल्यूसीडेट, एक्सप्लेन और एल्यूसीडेट, एल्यूसी है ये, CIDAT। या फिर एक वर्ड है इलस्ट्रेट और एक वर्ड है इंटरप्रीट। मैं अक्सर बोलूँगा, तो पता चला कि मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ, आप कुछ समझ नहीं रहे हो, तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, तुझे भी मज़ा। तो एक्सप्लेन, एल्यूसेट, इलस्ट्रेट, इंटरप्रीट का मतलब होता है बच्चे समझाना। जैसे कोई चीज़ को मैं समझा रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो एल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट और इंटरप्रेट, ये सब का मतलब होता है क्या बच्चों, समझना। और अक्सर मैं बोलता हूँ अपना लेक्चर के दरमियान में कि अप्लाई योर ब्रेन। तो अब ये समझना कि अप्लाई ब्रेन का मतलब होता है दिमाग लगाना। आप दिमाग लगाना, मैं बोलूँगा अप्लाई योर ब्रेन, तो इसका मतलब होगा कि अपना दिमाग लगाइए। तो अप्लाई योर ब्रेन मतलब कि दिमाग लगाना। और मैं अक्सर बोलता हूँ क्या, पे अटेंशन। तो याद रखना बच्चे कि पे अटेंशन, अटेंशन नहीं, अटेंशन, पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना। और कभी कभी हम अपने लेक्चर में मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ क्या, कि पे स्पेशल अटेंशन, पे स्पेशल अटेंशन मतलब विशेष तरह की, कहीं पर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि पे स्पेशल अटेंशन। तो इसका मतलब हो जाएगा विशेष ध्यान देना। क्या बच्चे, विशेष ध्यान देना। जैसे मैं बोलूँगा अभी कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ sentences. That is why you must pay special attention towards my lecture or towards my statement, towards my delivery of this very lecture. That is why each and every student must keep in your brain that the words spoken by me, the sentences spoken by me, the same sentences must be cultivated by you student. ओके ना। चलो बच्चों, ये सारे वर्ड्स को सारे बच्चे याद कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 2 से 2,500 वर्ड मीनिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए 2-3 महीने के अंदर में। तो मैं आई शेल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल द वर्ड्स स्पोकन इन डे टू डे लाइफ। दैट इज वाई because there are so many words, it is impossible for human being to complete
remember all the words, but those words which are frequently used in day to day life, that those are very very important. That is why I shall try my best to provide each and every spoken word, and you must write down all the words, and then after try to make sentences, or try to frame different sentences using those very words provided by me through this YouTube channel, that is Oxford Union English. तो बच्चों इधर देखोगे आप कि इन बातों को समझ गए। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे चल के मैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है फाइनाइट वर्ब और क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन अभी आप जितना समझे, क्या क्या समझे भाई, कि जब वाक्य के अंदर में दो वर्ब आ जाए और जिस वर्ब के वाक्य में इस्तेमाल होने के बाद भी जिस वर्ब के आखिर में ना रहेगा के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में, तो उस वर्ब को मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहेंगे। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि वर्ब के बेस फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू हियर, टू लिसन, टू स्पीक, टू फाइट, टू स्माइल, टू लाफ। तो ये सारा का सारा मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मॉडिफाइड आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप इस तरह की गलतियां करेंगे। दैट इज नॉट मिस्टेक, दैट इज नॉट ग्रामेटिकल मिस्टेक, बट इट वुड बी सपोज टू बी ग्रामेटिकल ब्लंडर। ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर एकदम भारी किस्म का भूल कहलाएगा। तो इसीलिए बच्चे अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो कुछ वाक्य में एक तरह का समझो कि ये टेस्ट है। आप सारे बच्चे फटाफट दिमाग लगाओ कि क्या, अप्लाई योर ब्रेन कि विच पोर्शन ऑफ द सेंटेंस वुड बी सब्जेक्ट और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट और वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं बताता हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। समझो कि तुम्हारा टेस्ट है, तुम सोच के रखो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पहला सेंटेंस है बच्चे कि वह लड़ना चाहता है। तो आप देखो तो बच्चे यहाँ पे वह लड़ना चाहता है, जिसमें दो वर्ब आ गया, एक तो लड़ना यानी फाइट और एक चाहना वांट। तो लड़ना भी क्या है, वर्ब है, और चाहना भी, क्योंकि ना आ रहा है आखिर में। वर्ब के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोस में, तो इसीलिए सारे वीडियोस को कायदे से देख करके नोट्स बना लेना, बार बार वॉच करो बच्चे, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिसका तुम एक्सपेक्टेशन भी कभी नहीं किए होगे। तो वह लड़ना चाहता है, तो आप देखो दो वर्ब आ गया। मैंने क्या कहा कि दो वर्ब आ जाए जब वाक्य में, और जिस वर्ब के आखिर में ना रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है ना रहेगा, तो उस वर्ब को मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये क्या है जी, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, तब वर्ब। और वो लड़ना चाहता है, तो लड़ना कौन चाहता है, वो। तो इस लिहाज से ये क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। तो वो लड़ना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू फाइट इसका अंग्रेजी में। वो तो अंग्रेजी बाद में जब टेंस स्टार्ट करेंगे वहाँ पर, लेकिन सिंपली इसको समझो, वो लड़ना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू फाइट। आगे देखो कि तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तो आप देखो बच्चा, परेशान करना यानी डिस्टर्ब, और चाहना वांट, दो वर्ब है, इसमें भी दो वर्ब है। कितना वर्ब है, दो वर्ब है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है। और क्या है कि तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तो परेशान करना जो चाहता है किसी को, कौन, तुम। और तुम जो परेशान करना चाहते हो तो किसको, तो पता चलेगा मुझको। तो जो जिस पर असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया क्या जी, ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे कि तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तो परेशान करना भी वर्ब, ये भी वर्ब। लेकिन अभी क्या बताया कि जिस वर्ब का आखिर में ना रह ही जाए तो वो वर्ब नहीं कहला के वक्ती तौर पर उसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये क्या आ गया, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया। उसे तो तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, यू वांट टू डिस्टर्ब मी, तो यू वांट टू डिस्टर्ब मी। तो देखो टू डिस्टर्ब, परेशान करना क्या है, परेशान करना, तो क्या बोले हम, टू डिस्टर्ब। तो पता ये चला कि इससे पहले यानी मैं जो परेशान करना का अंग्रेजी क्या होता है, डिस्टर्ब, लेकिन उससे पहले टू लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो इस लिहाज से तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तो यू वांट टू डिस्टर्ब मी, यू वांट टू डिस्टर्ब मी। अब आगे देखो बच्चे कि वह मुझे एक गिफ्ट देना चाहता है। तो गौर से, अच्छा एक बात यहाँ पर देखो, इस वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिंपली इसको ऑब्जेक्ट चुन देंगे। लेकिन अगला वाला वाक्य देखो कि वह मुझे एक गिफ्ट देना चाहता है। अब देखो यहाँ पर भी दो वर्ब आ गया, एक देना और एक चाहना। देना गिव, चाहना वांट। अब देखो कि वह मुझे एक गिफ्ट देना चाहता है, तो कौन देना चाहता है, तो वह, और जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और जो वो जो देना चाहता है किसको, तो मुझको। असर किस पर पड़ रहा है, खुशी या गम किसको होगा, इसको। और किस चीज को देना चाहता है, तो एक गिफ्ट को। तो अब देखो बच्चे, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट। अब इधर देखो यहाँ पे कि देना और चाहना, तो ना किसके आखिर में आया, इसके आखिर में, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये क्या, वर्ब। और वह देना चाहता है किसको, तो मुझको, और एक गिफ्ट। तो मुझको कोई आदमी है तो इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कोई वस्तु है तो इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चे याद रखना हमेशा
जब तक आपको इस पर पकड़ नहीं होगा कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कौन रेस्ट है और कौन सब्जेक्ट है, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपको। और इसीलिए मैं ये बात को इम्फेटिकली पेश कर रहा हूँ, ये आपका जितना स्ट्रोंग होगा आपकी अंग्रेजी उतनी खतरनाक और उतनी स्ट्रोंग होगी। तो इसीलिए इस पर ध्यान देना। ये छोटी मोटी बात ने मैं शुरू में कहा था बच्चों कि कोई भी ट्रांसलेशन की किताब में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। दिस टाइप्स ऑफ वीडियो वुड बी फर्स्ट वीडियो थ्रू ऑल द यूट्यूब चैनल्स। दैट इज वाई यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट शेयर दिस वीडियो सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मे गेट बेनिफिटेड। अब देखो आगे वाला सेंटेंस बच्चे कि मेरे पापा मुझे डांटना चाहते हैं। अब गौर से समझना, डांटना का अंग्रेजी क्या होता है मैं यहाँ बताया हूँ, स्कॉल्ड, रेब्यूक, रेप्रीमेंड। तो मेरे पापा मुझे डांटना चाहते हैं, तो कौन चाहते हैं डांटना? तो मेरे पापा, और जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया। और डांटना और चाहना, यहाँ देखो बच्चे, डांटना स्कॉल्ड और चाहना से बना है चाहते हैं, तो ये वर्ब और ये भी वर्ब, लेकिन ना है तो इसको क्या मान लेंगे वक्ती तौर पर, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। तो मेरे पापा डांटना चाहते हैं तो किसको? तो मुझको, यानी मुझे मतलब मुझको, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और सिंगल ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलेंगे। अब आगे देखो बच्चे कि वे लोग अच्छा इसका अंग्रेजी में मेरे पापा मुझे डांटना चाहते हैं, माय फादर वांट्स टू स्कोल्ड मी। आगे देखो कि अगला वाला वाक्य है कि वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं। गौर से इस वाक्य को देखना बच्चे कि वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं। तो कौन लोग आए हैं भाई? तो वे लोग आने का काम कौन कर रहा है? ये तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो दो वर्ब है, एक तो आना और एक सीखना, एक लर्न है एक कम है। लेकिन हमने क्या कहा कि जिस वर्ब के आखिर में, यानी सीखना, देखो किससे जुड़ा हुआ है? सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखना से क्या बन गया जी? सीखने के लिए। और आए हैं तो आना से बना, तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। लेकिन बच्चे हमने क्या कहा कि जिस वर्ब आखिर में के लिए, जिस वर्ब के अंत में आखिर में या वो वर्ब जुड़ा हुआ रहे इन आइटम से, तो ये वाला समझ गए। अब ये वाला कि के लिए, तो मतलब सीखने के लिए, पाने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, पीने के लिए, सारा का सारा क्या होगा? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए ये भी वर्ब है, लेकिन चूंकि के लिए जुड़ा हुआ है इसीलिए ये क्या हो गया बच्चों? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया। और वे लोग सीखने के लिए आए हैं, तो क्या, किस चीज को सीखने के लिए? तो अंग्रेजी को सीखने के लिए। तो कर्ता ने कर्म को, इसमें को आ रहा है, इसलिए क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट सेंटेंस देखो, अच्छा वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं, तो दे हैव कम टू लर्न इंग्लिश, दे हैव कम टू लर्न इंग्लिश। अब आगे देखो बच्चों कि वो हम लोगों से मिलने के सिलसिले में आया था। तो अब यहां पर गौर से देखो बच्चे कि के सिलसिले में, यानी वाक्य में जब दो वर्ब आए, जब वाक्य में दो वर्ब आए और जिस वर्ब के आखिर में के सिलसिले में जुड़ा हुआ रहे, तो वो वाला वर्ब भी मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। इस लिहाज से वो हम लोगों से मिलने के सिलसिले में आया था। तो अब यहाँ देखो ये वर्ब, एक वर्ब है मिलना, मीट, और एक वर्ब है आना, कम। आना से बना है आया था, तो ये भी वर्ब है ये भी वर्ब। लेकिन ये वाला वर्ब देखो के सिलसिले में, के सिलसिले में, क्या के सिलसिले में वर्ब जुड़ा हुआ है के सिलसिले में, ये पूरे का पूरे यहां से यहां तक ये वर्ब है, यानी टू मीट। इसका भी के सिलसिले में इसका अलग से कोई अंग्रेजी नहीं है। स्टार्ट बोलिए। तो बच्चे क्या, लाइट चली गई थी। अब देखोगे इसको, ये लास्ट वाला सेंटेंस है, खटाक से समझ जाओ। वह हम लोगों से मिलने के सिलसिले में आया था, तो देखो ये वर्ब में जुड़ा हुआ क्या है? के सिलसिले में। तो ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, लेकिन के सिलसिले से जुड़ा हुआ है, तो ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया। और ये जो है कि वह हम लोगों से मिलने के सिलसिले में आया था, तो आया कौन था? तो वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब वह मिलने के सिलसिले में आया था, तो किनसे मिलता? तो हम लोगों से। किनको मिला? किनसे मिला? तो हम लोगों से। तो पता ये चला कि मिला जो, तो असर किस पर पड़ा? गपशप हुई, कुछ असर हम पर हुआ, कुछ मेरा असर उन पर हुआ। तो लेकिन क्या कहते हैं कि मेरी बात का उनका, लेकिन वो जो आया मिलने के लिए, तो मिलने के लिए आया, तो किस चीज से या किस चीज को वो मिला? तो हमको मिला, तो इसमें भी कहीं ना कहीं को आ रहा है, तो ये भी बच्चे ऑब्जेक्ट है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं चुनेंगे। इस तरह से बच्चे ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सारे बच्चे वाकई में फिल हकीकत अगर समझते हो इसको और समझ चुके हो,
हो तो आप देखना जब टेंस हम स्टार्ट करेंगे तो लगेगा पूरी मार्केट में जितनी किताबें हैं ट्रांसलेशन की किताब, बस यूं पकड़ोगे, सुबह बैठोगे, शाम तक पूरी किताब को फिनिश कर दोगे। ये मेरा चैलेंज है। क्यों कि इन चीज़ों को अक्सर टीचर बच्चों को नहीं बताते हैं और बच्चे तो जानते ही नहीं है। यही कारण है कि कॉन्फिडेंटली वो ट्रांसलेशन नहीं बना पाता है, और जब ट्रांसलेशन नहीं बना पाता है तो वो सही से अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। अगर कहीं पर 10 लाइन अंग्रेजी बोलता है तो 20 जगह वो गलतियां कर जाते हैं। ये है, अगर इन चीज़ों को बिल्कुल बच्चे समझ जाते हो तो बिल्कुल जिस तरह से नट और वाल्टू लेकर के किसी चीज़ को टाइट कर दिया जाता है, तो अंग्रेजी में आप बिल्कुल टनाटन एकदम उसूल के पाबंद और उसूल के तहत अंग्रेजी बोलोगे। और आपकी अंग्रेजी जब होगी, कोई सुनेगा, कोई बंदा, दूसरा बंदा, तो सोचेगा हाँ ये अंग्रेजी, मतलब इस तरह से अंग्रेजी में भाषण दिया जाता है या इस तरह से अंग्रेजी बोली जाती है। आई होप दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी इंजॉइंग and will be enjoying. This is why I wish you all the best and I am going to just conclude this video of today. एक बात याद रखना बच्चे, आज का वीडियो जो है ये 15th वीडियो है, और 16th वीडियो में मैं बताऊंगा, यानी इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में बताऊंगा। मैं अभी तक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड हो गया, तो ये पांचों को अब मिला करके अब मैं 10-20 वाक्य का टेस्ट लूंगा। आप सारे बच्चे बिल्कुल रिवीजन करके रखना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, तो सारे बच्चे एकदम ज्वाइन करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उसके बाद तब देखते हैं कि आप लोग कितना समझे हैं, और फिर खुद अपने से आप इमेजिन करोगे कि मैं किस हद तक बात को समझ पाया हूं। और इसको समझ जाते हो तो फिर अंग्रेजी तुम्हारी घर की लौंडी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।